हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के 7वें चैप्टर का एक और लाजवाब टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हम देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जिसको अपन डायनमो कहते हैं या फिर वैद्युत जनित्र। इस टॉपिक को आज हम पूरी तरह से क्लियर करने वाले हैं। इसकी संरचना, कार्यविधि, सिद्धांत सब कुछ देखेंगे और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले नहीं था लेकिन इसको बाद में फिर से ऐड कर दिया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। वो भी पूरे के पूरे बच्चों, बात करें 5 नंबर का है। ठीक, 5 नंबर का है और इतना जरूर कहेंगे कि 100% पूछा जाएगा। हाँ, हर एक सेट में नहीं, अब किसी भी में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि हमने बताया है पहले भी कि 5 से 7 सेट बनते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर में ज्यादातर बात करें तो 2 से 3 सेट में इस चैप्टर से ट्रांसफार्मर आया था, बट अब की बार ज्यादा उम्मीद इसके है क्योंकि एक सेट में आया था, तो अब की बार 2 से 3 सेट में दे सकता है डायनेमो। इसका पूरा सचित्र वर्णन करने को कहेगा। क्लियर? चलिए देख लेते हैं। बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसका निपटारा भी हम करने वाले हैं। देखिए, आपको ये फिगर दिख रहा है, ठीक है, डायनेमो का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज ध्यान से समझना। अब देखिए, जो कुछ भी समझना, इसमें रटना नहीं है बच्चों। जो कुछ भी है आपका ये फिगर ही है। अगर ये माइंड में उतर गया ना तो समझिए सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक, बस इसको अपने माइंड में उतारना, अपने दिल के अंदर उतारना है, बाकी तो सब कहानी एकदम सेफ है। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि डायनेमो है क्या, किसको कहते हैं, वैद्युत जनित्र या फिर डायनेमो। अब डायनेमो तो आपने देखा होगा भाई, जितने जनरेटर हैं उसमें एक डायनेमो लगा होता है। अब डायनेमो का काम क्या होता है, तो डायनेमो एक ऐसा साधन है या फिर कह लें एक ऐसी युक्ति है बच्चों, जो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्योंकि डायनेमो का प्रयोग ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक को भी जनरेट करने के लिए किया जाता है, इसीलिए तो नाम उसका जनरेटर रखा गया है। ठीक है ना, क्योंकि इसका काम ही है यांत्रिक ऊर्जा को भाई, क्योंकि उसमें टरबाइन लगे होते हैं, पानी वगैरह डाला होता है ना, उसको फिर जब हम डीजल की मदद से जब चलाते हैं तब जाकर के ये डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो बस इतना याद रखना, क्योंकि बहुविकल्पी भी पूछता है भैया कि डायनेमो का काम क्या है। तो डायनेमो का काम होता है कि यह क्या करता है भैया, एक ऐसा साधन है जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल दे, वैद्युत ऊर्जा में। अब जबकि मोटर का काम क्या होता है, वो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है। भाई मोटर क्या होता है, जैसे पंखा चल रहा है, ठीक, सबमर्सिबल चल रहा है, कोई भी मशीन काम कर रहा है, तो उसमें मोटर जो होता है उसका काम होता है कि जब उसको बिजली मिलती है तब उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बट डायनेमो का काम है, जब भैया ये क्या करता है कि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। बस सीधी सी बात। ठीक, अब उसके बाद समझ लेते हैं बच्चों कि इसका सिद्धांत क्या है, यानी जो डायनेमो होता है किस सिद्धांत पर काम करता है, कैसे काम करता है, समझिए, रटना नहीं है। अब देखिए, जो डायनेमो होता है आपका, ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अब वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है बच्चों, ये भी बता चुके हैं कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं हम, एक जैसे होता है ना कि भाई हम क्या करते हैं, चुंबक को रख दें, ठीक, या फिर एक कुंडली को रखकर क्या करें, धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसमें होता क्या है भाई, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा ना कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में बताया था क्या, तो सबसे पहले यह भी तो समझना पड़ेगा रसगुल्लों कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा भी बताए थे कि जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में तो सबसे पहले हमको यह समझना होगा रसगुल्लों कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या।
तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले चैप्टर में भी बताया था भैया कि जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये घटना ही तो क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है। तो ये जो होता है, अगर हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं, देखिए इसीलिए बोलते हैं बस समझना है, सुनना है, बाकी ये एकदम मक्खन है। तो लिखेंगे बच्चों की प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या फिर कह लें वैद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की पूरा का पूरा यहां पे स्ट्रक्चर भी लिखा है भाई, मतलब पूरा विधि कि जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है बच्चों, तो इसके परिणाम स्वरूप कुंडली में एक प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है और धारा की जो दिशा है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। कभी कभार पूछ लेता है, कभी कभार ये पूछ लेता है कि जो ये क्या कहते हैं, इसमें धारा उत्पन्न होती है किसमें, डायनमो में। तो डायनमो में जो उत्पन्न धारा होती है उसको किस नियम के द्वारा हम ज्ञात, यानी उसकी दिशा किस नियम के द्वारा ज्ञात करते हैं, तो ये होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो सिद्धांत समझ में आ गया, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये काम करता है बच्चों वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। यानी जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो तो कुंडली में एक प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है जिसकी दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। बस सीधा सा लॉजिक है, कुछ नहीं रटना है, ठीक है ना। चलिए, तो इतना तो भाई समझ गए होंगे, इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा बच्चों पहले, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक, ये तो आपका क्या हो गया, आपका हो गया भैया ये जनित्र क्या है यानी डायनमो क्या है और साथ ही इसका सिद्धांत। चलिए अब देखते हैं बच्चों, अब हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी इसकी संरचना क्या है, इसकी रचना कैसे होती है। अब रचना के लिए इस फिगर को समझना है, रचना के लिए इस फिगर को समझना है रसगुल्लों। तो सबसे पहले भैया देखिए रचना में क्या होता है कि इस डायनमो के अंदर निम्नलिखित प्रमुख भाग होते हैं। तो इस डायनमो में वही चीज की भाई वैद्युत जनित्र कह लें अथवा डायनमो में निम्नलिखित भाग होते हैं। तो सबसे पहला होता है शक्तिशाली चुंबक। अब यहां पर समझिएगा, अब नहीं देखना कि ये क्या कुछ लिखा है, कुछ नहीं समझना। तो भैया शक्तिशाली चुंबक, आपको ये चुंबक दिख रहा है बच्चों, ये चुंबक आपको दिख रहा होगा फिगर में, ठीक, ये चुंबक आपको प्रॉपर दिख रहा है। ठीक, एक इधर वाला हो गया और एक आपका इधर वाला हो गया। ठीक, एक इधर वाला, दो चुंबक हैं। अब जिसकी अगर हम बात करें तो ये पोल जो है यानी ध्रुव हैं N व S हैं। ठीक, इतना समझ गए। तो सबसे पहला भाग क्या हो जाएगा बच्चों, पहला भाग चुंबक। तो शक्तिशाली, ये एक प्रबल चुंबक होता है, तो सबसे पहला भाग है भैया शक्तिशाली चुंबक। अब ज्यादा कुछ इसमें लिखना नहीं, क्योंकि रचना में क्या होता है उस भाग के बारे में थोड़ा लिखना है। तो ये एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुव क्या है बच्चों, N व S हैं। तो यहां पर लिख दिया है रसगुल्लों की यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है, एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुव N व S हैं, नॉर्थ साउथ यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक, अब दूसरा पार्ट क्या होता है, आर्मेचर। अब आर्मेचर क्या होती है, चलिए उसको समझते हैं। तो आर्मेचर के लिए ये वाला देखना है बीच का, ये बीच वाला अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे, ये जो एक आयताकार है ना, एक आयत के रूप में बना है भैया, और इसमें ये धारा की दिशा बता रहा है कि किस तरफ से धारा कैसे बह रही, किधर से आ रही, किधर से जा रही है। तो ये क्या हो जाता है, एक ABCD एक आयताकार क्या होती है, कुंडली होती है। ठीक, जो तांबे के कई फेरों से बना करके मतलब लपेट करके बनाई जाती है। भाई आपने देखा है डायनेमो के अंदर मैग्नेट पहले होता है, मैग्नेट के अंदर एक कुंडली होती है जिसमें तांबे के कई फेरे होते हैं। ठीक है ना, तो तांबे के कई फेरों को लपेट कर एक कुंडली बनाई जाती है जो क्रोड पर लपेटी रहती है। ठीक है ना, और ये क्या होती है, इस चुंबक के ध्रुवों के बीच पूरी तरह से घूमने के लिए एकदम फ्री होती है, स्वतंत्र होती है। तो वही चीज यहां पर लिखेंगे बच्चों, देखिए आर्मेचर में लिखेंगे यह एक आयताकार, यह एक
आयताकार कुंडली ABCD होती है। तो भैया यहां पर आप देख रहे हैं एक आयताकार, एक मिनट, एक आयताकार कुंडली है, A है बच्चों, B है, C है और D है। तो ABCD एक आयताकार कुंडली होती है, एक आयताकार जो तांबे के तार को क्रोड पर लपेट करके बनाई जाती है। और यह चुंबक के बीच हमने बताया ना कि भैया घूमने के लिए एकदम से फ्री होती है, स्वतंत्र होती है, ताकि ये इजिली घूम सके। ठीक है ना। तो ये हो जाता है इसके दो भाग। अब बाकी अगला भाग क्या है, तो सर्पी वलय है और नेक्स्ट ब्रूस है। ठीक है ना। तो ये दो भाग हो गए, पहले इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे के भाग को समझते हैं कि कौन कौन। ठीक, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे बच्चों, 5 नंबर सेव कर लीजिएगा। ठीक है ना, अपना ये एकदम सुरक्षित रहे। जैसे होता है ना कि आप बैंक में पैसे डाल दो, एकदम पूरी तरह सेफ होता है, तो इस टॉपिक को भी वैसे ही सेफ रखना होगा आपको अपने माइंड में, नहीं तो 5 नंबर तो गए समझ लीजिएगा। ठीक, चलिए भैया इसको भी थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे। चलिए ये हो गया। अब 2 भाग और हैं, अब 2 भाग हैं। तीसरा भाग सर्पी वलय। अब सर्पी वलय क्या है बच्चों, तो सर्पी वलय आपको दिख रहा है। वलय का मतलब क्या होता है, एक पूरा जैसे छल्ला होता है, एक गोला। ठीक है ना। तो यहां पर ये आपको इस तरह से ये दिखाई पड़ रहा है। इसमें भी भैया ऐसे है आपका, ठीक, एक गोलाकार वलय है, इसी का नाम है ना ये जो ऐसे ऐसे करके दिख रहा है आपको। ठीक, इस तरह से ऐसे। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए सर्पी वलय क्या है, देखिए ये समझाया है ना, देख रहे हैं सर्पी वलय। ठीक, वलय का मतलब ही बताया हमने, एक गोला होता है, एक छल्ला। ठीक, क्या होता है, छल्ला। मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान है ना, वही वाला छल्ला। ठीक है ना। तो ये ध्यान देना। अब सर्पी वलय में क्या लिखेंगे बच्चों, तो सर्पी वलय में हमने क्या बताया, सर्पी वलय में कुंडली के दोनों सिरे 2 अलग अलग धातु के क्या होते हैं, छल्लों से जुड़े रहते हैं, जिनको अपन सर्पी वलय कहते हैं। अब अलग अलग ध्यान देना, कुंडली का एक चीज समझिएगा बच्चों, कुंडली के कह रहा है 2 अलग, कुंडली के सिरों से मतलब एक सिरा आकर इसमें जुड़ गया है भैया, और दूसरा सिरा अगर आप गौर से देखेंगे रसगुल्लों, तो दूसरा सिरा बबुआ ये यहां आकर के जुड़ गया है। मतलब इसमें क्या है कि कुंडली का एक सिरा धातु के एक छल्ले से और कुंडली का दूसरा सिरा धातु के एक अन्य छल्ले से जुड़ा होता है। इस छल्ले को ही नाम दिया गया है सर्पी वलय। ठीक है ना। तो ये इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद जो चौथा पार्ट है बच्चों, वो क्या होता है, ब्रूस। ठीक है ना, क्या होता है, ब्रूस। तो ब्रूस में भी अगर आप नोटिस करें, इसको थोड़ा हम अदर कलर से दर्शा देते हैं, तो यहां इसको ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, इस तरह से डॉट डॉट करके जो ये है, ठीक, ये क्या है बच्चों, ब्रूस। ये कार्बन के 2 ब्रूस होते हैं। अब ब्रूस का काम क्या है, तो ये इन सर्पी वलय को स्पर्श करते रहते हैं। ठीक है, और ये घूमते रहते हैं, ध्यान देना। तो यहां पर लिखेंगे कि सर्पी वलय, मतलब ये नहीं घूमते, ब्रूस नहीं घूमते। ठीक है ना। सर्पी वलय सदैव तांबे की बनी 2 पत्तियों को, यानी जो ये पत्तियां होती हैं, इनको स्पर्श करते रहते हैं, जिन्हें ब्रूस कहा जाता है। तो अभी तो केवल इतना समझना है कि इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, जो जबकि सबसे ज्यादा जो प्रमुख है वो तो है भैया कार्यविधि। कार्यविधि यानी काम कैसे करता है, ये तो पूरा स्ट्रक्चर हो गया, समझ में आ गया ना। सबसे पहला भाग तो क्या हो जाएंगे, चुंबक। तो इसमें 2 शक्तिशाली चुंबक होते हैं जिनके ध्रुव N व S हैं। दूसरा पार्ट आर्मेचर, तो इसमें एक क्या होता है बच्चों, आयताकार ABCD, एक क्या होता है, कुंडली होती है।
जो तांबे के तार में मतलब क्रोड पर लपेट कर कई फेरों की संख्या में एक कुंडली मतलब ये बनाई जाती है और ये चुंबक के ध्रुवों के बीच घूमने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होती है। तीसरा पार्ट सर्पी वलय, तो हमने बताया कि इसमें कुंडली का एक हिस्सा वलय के एक सिरे से, कुंडली का दूसरा हिस्सा भैया वलय के दूसरे सिरे यानी दूसरे वलय से या छल्ले से जुड़े होते हैं। इन छल्लों को ही क्या कहा जाता है? सर्पी वलय। फिर उसके बाद क्या था बच्चों? ब्रुश था। तो ब्रुश में हमने बताया इन सर्पी वलय को स्पर्श करते हुए कार्बन के दो ब्रुश होते हैं जिनको B1 B2 नाम दिया गया है। बाकी सर्पी वलय जो है C1 व C2 के नाम से दर्शाया गया है। ठीक है ना? तो ये इतना हो जाता है बच्चों आपके स्ट्रक्चर मतलब रचना या फिर संरचना की बात कर लें उसमें इतना कुछ लिखना है। अब सबसे प्रमुख होता है बच्चों कार्यविधि। तो कार्यविधि में कोई नया चीज नहीं है, पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा भैया। अब देखिए कार्यविधि में बच्चों कोई नई चीज नहीं लिखना है। आपने जो परिभाषा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए लिखा वही सब कुछ कार्यविधि में होता है। अब देखिए कार्यविधि पूरा का पूरा ये मान लेते हैं सेट हो गया है। गौर से समझिएगा, सुनिएगा, तभी आपके माइंड में उतर पाएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। देखिए पूरा हमने क्या किया है, ये सेट कर लिया है। अब कह रहा है कि ये काम कैसे करेगा। तो ये काम कैसे करेगा बबुआ, आपको यही चीज समझना है बच्चों। देखिए सबसे पहले करते क्या है कि चुंबक के ध्रुवों के बीच कुंडली को रखकर जब क्या किया जाता है, इसको चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। क्या करते हैं? घुमाते हैं। तो कुंडली भाई में हमने बताया ना, एक सिरा इधर का अगर देखें बच्चों, इधर का सिरा एक देखें तो ये क्या है? ए और बी है, ए और बी है। इधर क्या है? सी और डी है। ठीक, जब घुमाते हैं तो ध्यान से समझना, जब घुमाया जाता है तो भुजा ये जो ए बी है, ए और बी है भैया, देखिए इसकी दिशा ऐसी है। ये तीर का डायरेक्शन आप देखिएगा बच्चों, तीर का डायरेक्शन आप देखिए ऐसे है। तो ये कहने का मतलब ये ऐसे घूमती है। कैसे? इस तरह से। ठीक है ना? तो जब देखिए ये आपका इस तरह से जब ये ऐसे घूमेगा, समझिए ये दो पत्ती है, जैसे ये वाला हाथ हमारा ए बी है, इधर वाला सी डी है, तो ये ऊपर की तरफ उठेगा बबुआ और ये नीचे की तरफ। तो होता क्या है कि ए बी ऊपर की तरफ उठती है और जो भुजा सी डी होती है आपकी, ये जो भुजा सी और डी है ये नीचे भाई ऐसे घूमेगी, तो ये नीचे की तरफ जाएगी। नीचे की तरफ जब जाती है तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती हैं। फिर उसके बाद होता क्या है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार ये ए बी और जो सी डी हैं, तो ए बी और सी डी के अनुदिश प्रेरित धारा उत्पन्न होने लगती जब ये घूमती है। और धारा को देख रहे हैं भैया, ये धारा देखिए, ये धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है इधर, तो इसमें ए बी और सी डी के अनुदिश धारा यानी इसका चक्र ऐसे चलेगा। यहां से देखिए ये ऐसे धारा आएगी, फिर से इसमें धारा ऐसे बहेगी, फिर ये ऊपर की तरफ और ये ऐसे घूमते हुए, मतलब ये एक पूरा ये इसी तरह से राउंड होता है। जब ये घूमने लगता है तो हमने बताया ए बी और सी डी के अनुदिश क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है और इस प्रकार ए बी सी डी में एक प्रेरित धारा बहने लगती है। फिर होता क्या है कि ये मतलब प्रथम आधे चक्र में, पहले आधे चक्र में क्या होता है कि मतलब आधा चक्र पूरा होने के बाद इसकी जो दिशा है वो बदल जाती है। ठीक, यानी इसकी जब दिशा बदल जाएगी तो जाहिर सी बात है बच्चों कि जो प्रेरित धारा की दिशा है उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। और यही जो धारा बदलती है, अब धारा की दिशा मतलब जब दिशा बदल जाए तो वो धारा कौन सी धारा कहलाती है, तो उसी धारा को तो कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है ना? बस इतना कुछ है भैया और कुछ नहीं रसगुल्लों। तो आप वही चीज अच्छे से लिखिएगा। और भाई इनका काम है, हमने बताया ना, धारा इधर से प्रवाहित हुआ मतलब ऐसे, फिर ये अंदर की तरफ बहती है और इसको ज्ञात करने के लिए हमने बताया कि यहां पर जैसे एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। ठीक, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो जैसे यहां पर अब लिखेंगे क्या कि जब चुंबक के ध्रुवों के बीच में कुंडली को रखकर घुमाया जाता है तो इसकी भुजा ए बी ऊपर की तरफ
और भाई जो भुजा CD है वो नीचे की ओर जाते हुए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को, ठीक, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं इनको काटती हैं। ये तो बताया। फिर हमने आगे क्या बताया कि भैया होता क्या है कि इसके फलस्वरूप फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार भुजाओं में AB और CD के अनुदिश प्रेरित धाराएं प्रवाहित होने लगती हैं। हमने बताया ना, AB और CD के अनुदिश प्रेरित धारा क्या होती है, बहने लगती है। इस प्रकार होता क्या है बच्चों, कुंडली ABCD, ठीक, दिशा में, मतलब ABCD दिशा में, ABCD दिशा का मतलब ये A से B से C से D, मतलब ऐसी, इस तरह से। तो ABCD दिशा में क्या है, धारा बहने लगती है, ठीक है ना, मतलब वही प्रेरित धारा प्रवाहित होती है, ठीक। और कुंडली का जब आधा चक्कर पूरा होता है, तो हमने बताया ये कुंडली का एक आधा चक्कर पूरा हो जाने के बाद भुजा AB व जो CD की क्रमशः अपनी अपनी ये स्थितियां, मतलब जो स्थितियां होती हैं वो बदल लेती हैं, ठीक, यानी इनकी स्थितियां बदल जाती हैं। कहने का मतलब ये विपरीत घूमने लगती हैं, स्थितियां बदल जाती हैं, जिससे होता क्या है बच्चों, प्रेरित धारा की दिशा भी बदल जाती है। और इसी धारा को क्या कहा जाता है रसगुल्लों, प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। तो इसमें कुछ भी आपको कठिन लगा, नहीं लगा ना, बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है। हम हमेशा से बोलते हैं कि भाई रटाना हमारी फितरत में नहीं, भाई हम तो बस इतना सोचते हैं कि अपने प्यारे रसगुल्लों के माइंड में कोई भी टॉपिक हो एकदम बढ़िया तरीके से ठोक कर रख दें, ठीक है। और उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक आपके हाई स्कूल में भी था, तो इसलिए तो और भी ज़्यादा आसान है, इसमें टेंशन तो आपको होनी ही नहीं चाहिए। बाकी इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन होते हैं देन यू कैन आस्क मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके बारे में, ठीक। चलिए, तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, ठीक है, क्योंकि कार्यविधि सबसे इंपॉर्टेंट है। हो गया प्यारे रसगुल्लों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्यार से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।